प्रिय विद्यार्थियों, हमने भारत छोड़ो आंदोलन व्याख्यान प्रारंभ किया था, जिसके 2 व्याख्यान हो चुके हैं और आज हम उसका तीसरा व अंतिम व्याख्यान आपके बीच में लेके आ रहे हैं। पिछले व्याख्यान से यदि मैं इस व्याख्यान को संबंधित करूं, तो हम चर्चा कर रहे थे कि आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित कर ली थी। बलिया में चित्तू पांडे ने 1942 के अगस्त महीने में ही समानांतर सरकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, पर यह अधिक दिन तक नहीं चली। इसी प्रकार मिदनापुर जिले के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, ऐसे कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हुई और वहाँ पर सरकारी नियंत्रण समाप्त हो गया था। और जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरी तरह से जो भी संबंधित स्थान थे वहाँ अपने नियंत्रण में वो ले लिए थे। फलस्वरूप सरकार का दमन चक्कर तेज हुआ, बहुत सारी गोलीबारी की घटनाएं हुई, लोग मारे भी गए, लोग जेल में भी डाले गए, लोगों पर कई प्रकार की जो गैर कानूनी धाराएं भी लगाई गई। इस प्रकार ये हम पिछले व्याख्यान में बातें कर रहे थे। अब अगला बिंदु है आंदोलन में उतार चढ़ाव। निसंदेह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शीघ्रता तथा प्रचंडता से सारे भारत में फैल गया और आंदोलनकारियों में अपूर्व उत्साह देखा गया। परंतु ब्रिटिश सरकार के अमानुषिक दमनात्मक कार्यों ने 1942 में ही इसकी प्रचंडता थी, उसमें एक ब्रेक लगा दिया था, स्थिरता ला दी थी। भूमिगत कार्यकर्ताओं के सक्रिय योग व अपूर्व त्याग से यह 1943 में पुनः जोर पकड़ने लगा और इस साल के मध्य तक यह पुनः प्रबल हो गया। 1942 के अंत में सतारा की समानांतर सरकार समाप्त कर दी गई थी, परंतु 1943 के मध्य में नाना पाटिल के नेतृत्व में वहां पुनः सरकार स्थापित की गई। इस कार्यकाल में डकैतियां भी डाली गई और सरकार के जो मुखबिर थे, जो सीआईडी का काम कर रहे थे, उन मुखबिरों को गोलियों का शिकार भी बनाया गया। जनता की अदालतें स्थापित की गई, नशाबंदी लागू की गई और गांधीवादी तरीके से विवाहों का आयोजन किया गया। गांव में पुस्तकालय खोले गए। औंध रजवाड़े का शासक पहले ही गांधीवादी बन चुका था, उसने अपने यहाँ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को शरण दी। देश भर में मुख्यालयों से प्रसारित होने वाले रेडियो प्रसारणों वह जो पंपलेट्स यानी कि पर्चों की वो जो इश्तिहार कह सकते हैं कि बाढ़ सी आ गई। इनके माध्यम से गांधीवादी विचारों व 1942 के आंदोलन का महत्व समझाया जाता था। सड़कों को तोड़कर व संदेश वाहन के साधनों को नष्ट कर सरकार की नियंत्रण शक्ति को निर्बल बना दिया गया। परंतु फिर भी आंदोलन बहुत प्रचंड और दीर्घकालीन नहीं बन सका। जयप्रकाश नारायण व लोहिया के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन में और स्थिरता आ गई। अब अगला बिंदु आंदोलन की समाप्ति। निसंदेह 1942 के आंदोलन ने देशवासियों में नवीन चेतना सृजित की। इसने भारतवासियों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। जहां कांग्रेस ने इसे संगठनात्मक आधार दिया, वहीं सभी वर्गों
और तबकों के लोगों ने इसे सामाजिक आधार प्रदान किया। फिर भी आंदोलन को स्फूर्त आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि जनता की प्रतिक्रिया स्वतः स्फूर्त थी, किंतु वह तभी हुई जब नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। इस आंदोलन ने भारत में विराट उथल पुथल मचा दी, किंतु इसे किसी क्रांतिकारी विचारधारा की उपज नहीं कहा जाएगा। इस आंदोलन के दौरान या इसकी समाप्ति पर देश में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। गांधी जी आलोचना के पात्र अवश्य बन गए। 10 सितंबर 1942 को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने लोकसभा में कहा कि आंदोलन अहिंसात्मक नहीं रहा है और कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया है। उसने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस जापान के साथ है। गांधी जी ने भी सरकार की अमानुषिक दंडात्मक नीति की कटु आलोचना की और सरकार को पत्र लिखकर हिंसात्मक कार्यों के लिए दोषी ठहराया। इसके साथ ही समस्त बंदियों को रिहा करने को भी कहा गया। 10 फरवरी 1943 को उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। 13 दिन के पश्चात जब उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने उनको रिहा करने के स्थान पर उनके अंतिम संस्कार के लिए स्थान की तलाश करना प्रारंभ कर दिया। परंतु परमात्मा की असीम कृपा से उन्होंने 7 मार्च को सफलतापूर्वक अपना उपवास समाप्त किया और उनकी बिगड़ती दशा को देखकर 6 मई 1944 को उन्हें आगा खां महल से मुक्त किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1942 के आंदोलन के फलस्वरूप हमें कुछ नहीं मिला। यह सब होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि आंदोलन भारत में दीर्घकालीन तक चलने वाले साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष के अंतिम शिविर से पहले का दौर है, जिसमें राज्य सत्ता क्रांति के विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण में हस्तगत नहीं की जाती, अपितु एक सुदृढ़ राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसमें जन संघर्ष का मुख्य क्षेत्र जन समूह ही होता है। यह आंदोलन तात्कालिक लक्ष्य की प्राप्ति में अवश्य असफल रहा, पर शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चिंता में डाल दिया और चंद वर्षों में ही अंग्रेज़ों को भारत से अलविदा लेना पड़ा और भारत छोड़ना पड़ा। अब ये जो आंदोलन है, जो इतना ज़ोर शोर से प्रारंभ हुआ, ज़ोर शोर से तो क्या, लेकिन हाँ, नेताओं की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके साथ जनता जो घरों से बाहर निकल पड़ी, लेकिन फिर भी ये आंदोलन पूर्ण सफल नहीं हुआ। तो इसके क्या कारण थे? तो पहला कारण यदि हम देखें तो वह है योजना व कार्यक्रम का अभाव। आंदोलन की असफलता का कुछ भी कारण रहा हो, परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस आंदोलन के संचालन के प्रारंभ में कांग्रेस के जो अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने अपनी दयनीय दूरदर्शिता का परिचय दिया। गांधी जी इसकी कल्पना भी नहीं कर सके कि वे रात्रि को ही कांग्रेस के सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि संभवतः वायसराय से उनके पत्र का उत्तर मिलेगा और उनके अनुसार वे आंदोलन की तैयारी करेंगे। वे भूल गए कि आंदोलन के लिए उन्होंने कैसे उत्साहवर्धक नारे दिए थे। उधर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का चैलेंज दे दिया और इधर भारतीयों से कह दिया कि यह हमारी आज़ादी की अंतिम लड़ाई होगी, इसमें या तो हम कुछ कर गुजरेंगे या मर मिटेंगे। परंतु इस महान क्रांति के लिए
क्रांति के कर्णधारों ने न तो कुछ योजना बनाई और न ही आंदोलनकारियों के समक्ष कोई कार्यक्रम ही प्रस्तुत किया। ये था पहला कारण। दूसरा कारण ब्रिटिश सरकार का क्रूर दमन चक्र। यह सत्य है कि युद्ध में क्रांति के समय अंग्रेजी फौजें चप्पे चप्पे पर मात खा रही थीं। उन्हें हर मोर्चे पर पीछे हटना पड़ रहा था। फिर भी वो उनके पास में, मैं इसके साथ ही ये भी बता दूं कि भारतीयों के पास में शस्त्र नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास में गोला बारूद और अन्य शस्त्रों की कमी नहीं थी। प्रदर्शनकारी निहत्थे थे। उधर कांग्रेस सरकार और जो ब्रिटिश सरकार है, कांग्रेस के नारों अंग्रेजों भारत छोड़ो करेंगे या मरेंगे से भयभीत हो चुकी थी। सरकार ने इसे 1857 के विद्रोह के समान ही समझते हुए उसके दमन की तैयारी की। दमन इतना अमानुषिक व आतंककारी था कि भारत के आम स्त्री पुरुष उससे भयभीत हो गए। केवल युवा वर्ग ही अंग्रेजी सैनिकों और पुलिस का सामना कर सका। तीसरा कारण नेता का अभाव। युद्ध व क्रांति की सफलता नेतृत्व पर निर्भर करती है। नेपोलियन अपने सैनिक अभियानों में क्यों सफल रहा? क्योंकि वह एक सफल सेना नायक था। पराजित होते हुए भी इंग्लैंड दूसरे विश्व युद्ध में विजयी हुआ। इसके उत्तर में, इसके आंसर में चर्चिल का सफल नेतृत्व है। इसलिए युद्धोपरांत वह इंग्लैंड का रक्षक कहा गया, डिफेंडर ऑफ ब्रिटेन। परंतु भारत में मामला इसके विपरीत था। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने नेतृत्व का भार गांधी जी को सौंप दिया था। गांधी जी सभा में उपस्थित भारतीयों को अंतिम संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और उधर वायसराय से समझौते के लिए पत्र व्यवहार की तैयारी कर रहे थे। स्पष्ट है कि वे क्रांतिकारियों को सफल नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। इसीलिए क्रांति के अंतराल में तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि अब गांधी जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो तीसरा कारण जो था नेतृत्व का अभाव था। चौथा कारण जैसे कि भारतवासियों का निशस्त्र होना। हमने पहले ही जिक्र किया कि अंग्रेज़ों के पास में गोला था, बारूद था, शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारतीयों के पास में कोई शस्त्र नहीं थे। उस समय वे हथगोला बनाना भी नहीं जानते थे। अतः अंग्रेज़ों की गोलियों का जवाब ईंट व पत्थरों से ही देते थे। प्राचीन अनेक युद्धों में भारतीयों की पराजय के प्रमुख कारण यहाँ की युद्ध के प्राचीन तरीके ही बताए गए हैं, परंपरागत तरीके ही। उनमें टेक्नोलॉजी वाइज हमारे यहाँ के शासकों ने कोई युद्ध जो तकनीक है उसमें कोई उसके अंदर कोई उन्होंने इजाफा नहीं किया। दुनिया में किस प्रकार के हथियार हैं उसको देखते हुए यहाँ हथियार नहीं बनाए गए। और वही बात 1942 की क्रांति में घटी। शस्त्रों के अभाव में क्रांतिकारी निर्दयी ब्रिटिश सैनिकों व भारतीय पुलिस का सामना नहीं कर सके। अगला है चर्चिल का प्रधानमंत्री होना। इससे पहले जो प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, जो कि एक उदार व्यक्ति था, के त्यागपत्र के उपरांत चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। और चर्चिल अनुदारवादी और पक्का साम्राज्यवादी था। वह भारत की स्वतंत्रता का पक्षधर कभी नहीं रहा। उसने स्वयं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन की साम्राज्य की रक्षा के लिए बना हूँ, न कि विघटन के लिए। इसीलिए उसने अमेरिका व चीन के अनुरोधों की चिंता नहीं की और स्पष्ट कह दिया कि अटलांटिक घोषणा पत्र, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं होगा।
अटलांटिक घोषणा पत्र में आत्मनिर्णय का अधिकार की बात थी और यदि भारत पर लागू होता है तो भारत आज़ादी चाहता है, स्वतंत्र चाहता है। तो चर्चिल ने कह दिया कि ये भारत पर लागू नहीं होगा। भारत की स्वतंत्रता को वह ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन का मूल कारण समझता था। इसीलिए उसने भारत के स्वतंत्र होने पर लॉर्ड माउंटबेटन से कभी नहीं बोला, क्योंकि वह उसे भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने वालों में प्रमुख व्यक्ति मानता था। अगला कारण है अन्य राजनीतिक दलों से सहयोग न मिलना, जिसको हम कह रहे हैं राजनीतिक असहयोग। गांधी जी ने इसे आज़ादी की अंतिम लड़ाई बताई थी और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इसका उद्देश्य कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करना नहीं, वरन समस्त देशवासियों के लिए आज़ादी हासिल करना है। फिर भी मुस्लिम लीग आंदोलन में सहयोगी नहीं बनी। इसके विपरीत मुसलमान ब्रिटिश सरकार के नाक के बाल बन गए। मुसलमानों के असहयोग के कारण आंदोलन की सफलता को बहुत अधिक आघात पहुंचा। इसी प्रकार हिंदू महासभा, साम्यवादी दल, हरिजनों का भी विशेष सहयोग नहीं मिला। वीर सावरकर व अंबेडकर दोनों ने इस बात की आलोचना की। अतः जब सब दलों का सहयोग नहीं मिला तो आंदोलन की सफलता भी संदिग्ध ही समझी जानी चाहिए। अगला बिंदु, जो सरकार में उच्च अधिकारी थे वो सरकार के समर्थक बने रहे। ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के मंसूबों का पूर्वाभास था। इसमें गुप्तचर उनकी सहायता कर रहे थे। आंदोलन प्रारंभ होने पर पुलिस तथा पुलिस अधिकारियों ने दमन में सरकार का पूरा साथ दिया। भारत के युवकों को गोलियों से भूनते हुए किसी भारतीय पुलिस अधिकारी का दिल नहीं पसीजा। इसी प्रकार की कार्यवाही सैनिक करते रहे और अपने भारतीय भाइयों पर गोली चलाते रहे। रूस की भांति सेना क्रांतिकारियों की सहयोगी नहीं बनी। यही दशा सरकार के अन्य उच्चाधिकारियों की नहीं रही। परिणाम स्वरूप सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही और यूँ कहे कि इसको लगभग 3 महीनों में ही दबा दिया। अब हम इस आंदोलन के मूल्यांकन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन की, तो देखिए यह सत्य है कि 1942 का आंदोलन अंग्रेज़ों को उस समय भारत से निष्कासित करने में सफल नहीं हुआ। तथापि इसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा महत्व है। असफल रहते हुए भी यह है आंदोलन राष्ट्रीय विकास में व भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इसकी व्यापकता ने ब्रिटिश सरकार को एहसास करा दिया कि अब वह भारत में बहुत अधिक टिक नहीं सकती। अपने भरसक प्रयास करने पर भी जब उसकी पुलिस व गुप्तचर विभाग अरुणा आसफ अली का पता नहीं लगा सके तो ब्रिटिश सरकार ने मन में अपनी हार स्वीकार कर ली। भारतीय जनमत को उसने स्पष्ट रूप से अपने विपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसके संदर्भ में लिखा है कि अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विद्रोह था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बैस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। इसमें हिंसा तथा अहिंसा का विचित्र मिश्रण था। अंग्रेज शासकों के विरुद्ध भारतीयों की घृणा से इस विद्रोह को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहा। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था और इसके लिए हिंसा तथा प्रशासनिक मशीनरी की तोड़फोड़ को साधन के रूप में अपनाया गया। यह जनता में नए उत्साह तथा गरिमा का सूचक था। ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा और फिर आगे एक कथन में और वो लिखते हैं, इस विद्रोह की आग में औपनिवेशिक
एवं स्वराज्य की सारी छत जल गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बड़ा भारी धक्का था। इस आंदोलन के प्रमुख संचालक जयप्रकाश बाबू ने भी लिखा है इसके विषय में कि भारत छोड़ो आंदोलन फ्रांस व रूस की क्रांति से कम नहीं था। इससे भारत की स्थिति में पूर्णतया परिवर्तन आ गया। इसने नए भारत को जन्म दिया तथा राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा दी। वास्तव में इससे भारतीय राष्ट्रवाद के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अतः स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिला दी तथा उसे भारतीय राष्ट्रवाद से परिचित करा दिया। इसने विश्व में महान साम्राज्यवादी इंग्लैंड को स्पष्ट बता दिया कि भविष्य में भारत विदेशी सत्ता को सहन नहीं करेगा। धन्यवाद।